हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए यूट्यूब चैनल जय माँ सरस्वती क्लासेस में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे। पॉलिटी जिससे कि आप जानते ही हैं कि प्रत्येक उससे कम्पिटिटिव एग्जाम में से आपको 4 से 5 क्वेश्चन तो आते हैं। प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्जाम में से 4 से 5 क्वेश्चन सभी एग्जाम में से आते हैं। ठीक है, तो 4 से 5 क्वेश्चन मतलब कि हो गया कि 4 से 5 नंबर आपका पॉलिटी से फंस जाता है, किसी भी एग्जाम में से आता है। ठीक है, तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि पॉलिटी कितनी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना मायने रखता है पेट्रोलियम में एग्जाम में। तो ठीक है, चलिए इसे क्लास स्टार्ट करने से पहले से आपको बता देता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको प्रतिदिन जिसमें से बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपको प्रतिदिन वीडियो बनने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आप स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी 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 में तो देखते हैं क्या, संविधान। संविधान ये बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले देखते हैं संविधान है क्या। संविधान है क्या? संविधान एक ऐसी किताब है, ऐसी किताब या सेट्स है, ऐसी किताब या सेट्स है जिसके बारे में कानूनों को, जिसके बारे में किसी मतलब कि राष्ट्र के नियमों का उल्लेख किया जाता है। राष्ट्र के नियमों किस हिसाब से राष्ट्र वर्क करेगा, या आप कह सकते हैं कि किसी देश या संस्था को चलाने के लिए एक ऐसी किताब नियमों का समुच्चय या मूल सिद्धांतों का समुच्चय जिसमें निहित होता है, एक ऐसी किताब की जरूरत होती है, उसी को हम लोग संविधान कहते हैं। ठीक है, संविधान या एक नॉर्मल से कहते बोल सकते हैं संविधान एक मूल सिद्धांतों का समुच्चय है, या जिसको राष्ट्र को चलाने की जरूरत होती है, या जिसके प्रति या उन्हीं नीतियों से देश या कोई संस्था हमारी उसी संविधान के नीतियों के अनुसार चलती है। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं। तो चलिए आपको संविधान, अब देखिए सबसे पहले संविधान की जरूरत हमें क्यों पड़ी, संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, संविधान की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले देखते हैं संविधान की जरूरत। तो आप जानते हैं कि अरस्तु एक जो पॉलिटिकल के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, पॉलिटिकल के, राजनीति के। तो आपने उनका नाम तो सुना होगा, अरस्तु। अरस्तु, ठीक है, जो जिन्होंने एक पॉलिटिकल बुक भी लिखी थी, पॉलिटिकल 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 सॉरी पॉलिटिकल बुक भी लिखी थी, जिन्होंने पॉलिटिकल बुक भी लिखी थी, जिन्होंने पॉलिटी के बारे में बहुत अध्ययन किया था, जिन्होंने अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि अगर उन्होंने पॉलिटिकल की कोई बुक लिखी होगी तो उनको कितना नॉलेज होगा। ठीक है, तो अब उन्होंने नॉलेज था तो उन्होंने बताया था कि हमारा राज्य देश के बारे में तो मतलब अध्ययन किया ही था पॉलिटी में, लेकिन बट राज्यों के बारे में बहुत ज़्यादा अध्ययन किया था, गहन मतलब डीपली अध्ययन किया था। ठीक है, तो उन्होंने बताया था राज्यों के बारे में कि राज्य हमारा चार चीज़ों से मिलकर बना होता है। चार चीज़ें कौन कौन सी थी हमारी? तो राज्य हमारा, इन्होंने बताया था कि राज्य हमारा 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। राज्य हमारा, इनमें से पहली चीज़ तुम्हारी क्या थी? जनसंख्या। पहली क्या थी बोल सकते हैं, 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है हमारा। तो पहली क्या थी? जनसंख्या। जनसंख्या पहली क्या थी? जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या जिसको हम लोग बोल सकते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारी क्या थी? जनसंख्या। अब जनसंख्या जब होगी किसी राज्य में तो रहने के लिए उसको ज़मीन की ज़रूरत होगी, या खेती करेगा जिसमें जिसकी ज़रूरत होगी, तो आप कुछ भी किसान करेगा तो उसमें से आपको ज़मीन की ज़रूरत होगी, रहने के लिए घर बनाएगा तो ज़मीन की ज़रूरत होगी। तो ज़मीन, ठीक है, ज़मीन को ज़मीन कहें या कह सकते हैं हम लोग लैंड। ठीक है, लैंड। अब तीसरी क्या होती है? तीसरी चीज़, अब अगर जनसंख्या हो गई और ज़मीन हो गई तो उसके बाद किसी नियमों या उसको क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं समाज को व्यवस्थित करने के लिए या लोगों को व्यवस्थित करने के लिए एक सरकार की जरूरत होती है। तो राज्य को चलाने के लिए एक सरकार की जरूरत होगी जिसके अनुसार लोग या समाज व्यवस्थित होकर चलेंगे, उसके नियमों को, बनाए हुए नियमों के आधार पर चलेंगे। ठीक है, तो हमारी क्या होगी? सरकार। सरकार या हम बोल सकते हैं इसको गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, ठीक है। अब चौथी चीज हमारी क्या हो गई? संप्रभुता। संप्रभुता, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं हम सोवर्डिनिटी।
यूनिटी सोवरेनिटी, ठीक है। तो सोवरेनिटी, अब देखो आप जनसंख्या के बारे में जानते हैं कि जनसंख्या क्या होती है, जनसंख्या अब पॉपुलेशन, ठीक है। जमीन, जमीन के बारे में भी आप जानते हैं, जमीन, ठीक है। सरकार, सरकार जिसके अनुसार हमारी समाज को व्यवस्थित कर कर किसी भी कानूनों के आधार पर या व्यवस्थित करने पर, या जब भी कभी जनता में या समाज में कोई विवाद खड़ा होता है तो उसको भी हमारी गवर्नमेंट ही सॉल्व करती है। गवर्नमेंट या जैसे मान लीजिए पुलिस ही सॉल्व करती है, तो वो आती तो हमारी सरकार के अंदर ही है ना, ठीक है। मैं स्वराज सरकार के अंदर आती है, तो राज्य सरकार में राज्य में। अब देखो संप्रभुता, संप्रभुता मतलब क्या होता है? संप्रभुता, देखो संप्रभुता, संप्रभुता मतलब प्रभुता से संपन्न, प्रभुता से संपन्न, संपन्न, ठीक है। तो संप्रभुता हमारी क्या होती है? संप्रभुता, इस संप्रभुता मान लीजिए कि किसी भी जैसे कोई भी देश है, हमारा देश है, तो जब देश जो अपनी नीतियां बनाएगा या उसके पास जो नीतियां होगी वो अपनी नीतियां बनाएगा, तो वो अपनी नीतियों को ही फॉलो करेगा, ना कि किसी अदर कंट्री की नीतियों के प्रति बाध्य नहीं होता है कि नहीं हमारा कोई दूसरी कंट्री, मतलब जैसे अमेरिका ने कुछ बोला हमसे कि नहीं आप इस कंट्री से फ्रेंडशिप मत करिए, इस कंट्री से फ्रेंडशिप करिए, तो अब ऐसा कोई बाध्य नहीं होता है कि किसी अदर कंट्री के प्रति फॉलो उसको नियम के ऊपर बाध्य रहना पड़ेगा। तो प्रभुता संपन्न मतलब यही होता है कि हमारी कंट्री जो है वो अपनी नीतियाँ बनाने के प्रति स्वतंत्र रहती है, मतलब अपनी नीतियाँ बनाएगा और अपनी ही नीतियों को फॉलो करेगा, उसके लिए स्वतंत्र है, पूर्ण तरह से स्वतंत्र है। तो ये हमारी संप्रभुता होती है, ठीक है, संप्रभुता होती है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। ये तो आपका हो गया बेसिक होते चलिए संविधान। अब देखिए संविधान में हम बोल सकते हैं जैसे संविधान है, संविधान तो हमारी संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? संविधान की जरूरत क्यों पड़ी हमारी? संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? तो आप इसे देख सकते हैं कि जब कोई भी हमारा राज्य होगा, जब पॉपुलेशन से या किसी जनसंख्या जमीन से बना होगा देश, हमारा देश, तो उसको तो चलाने के लिए कुछ नीतियों की आवश्यकता होती है, कुछ नीतियों की आवश्यकता होती है। तो वो नीतियाँ हमें, अगर ऐसा तो है नहीं कि हम किसी नीतियों को आज बना दें और ओरल बना दिया उसके बाद में कोई, तो वो ऐसी इसी नीतियों को मिला करके या विधिक अधिकारों या कानूनी अधिकारों को मिला करके एक ऐसा समुच्चय बनाया गया या नागरिकों के मौलिक अधिकार को इन सबको मिला के एक ऐसा समुच्चय मूल कर्तव्यों का समुच्चय बनाया गया, एक ऐसी विधि कानून पत्रिका बनाई गई जिसको हम लोग संविधान कहते हैं, और जिसके आधार पर हमारी देश हो या राज्य हो, उसी के राज्य के लिए भी अलग कानून बनाया गया है, देश के लिए, संघ के लिए हमारे अलग कानून बनाया गया है। तो वे उन्हीं के आधार पर उन्हीं की शक्तियाँ अलग अलग बताई गई हैं, या उसी के आधार पर हमारी देश की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, उसी के आधार पर हमारी वर्क करती है, ठीक है। तो ये हमारी, इसीलिए जब राज्य में जनसंख्या होगी, लोग होंगे, जमीन होगी, सरकार होगी, तो उसके हमारे संविधान के वर्ग पर कि मतलब जैसे सरकार के क्या कर्तव्य होते हैं, सरकार को क्या करना चाहिए, और वो हमारे जैसे नागरिकों के लिए क्या कर्तव्य होते हैं। तो ये एवरी मतलब कि प्रत्येक कंट्री के लिए अलग अलग अपना संविधान होता है, ठीक है। तो आज हम अपनी कंट्री का संविधान पढ़ेंगे। तो जैसे अपनी, ये तो संविधान की बात हो गई, ठीक है। अब देखिए हम संविधान में अब देखते हैं प्रस्तावना। संविधान में सबसे पहले हमारा आज क्या है? प्रस्तावना। प्रस्तावना पढ़ेंगे, प्रस्तावना, प्रस्तावना, या आप इसको कह सकते हैं प्रेमबल, प्रेमबल, ठीक है। तो अब देखिए प्रेमबल, अब प्रस्तावना, जैसे प्रस्तावना एक ऐसी प्रस्तावना को जैसे एक ऐसी भूमिका या प्रारंभिक परिचय होता है जिससे हम उसके, अब एक किताब का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप किसी भी नोटबुक का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो उसके नोटबुक के जो पहले कुछ पेजों में भूमिका लिखी होती है, तो वो भूमिका से हम लोग को क्या मालूम चल जाता है कि नहीं इसके अंदर जो स्टोरी होगी उस स्टोरी में क्या लिखा होगा, तो स्टोरी में हमारा क्या लिखा होगा, तो किस टाइप की कहानी होगी या क्या रूल लिखे होंगे, ये सब मालूम चल जाता है उसकी भूमिका से। तो उससे मतलब प्रारंभिक परिचय कि उसके अंदर हमारा क्या होगा, पढ़ने से हमें क्या मिलेगा, क्या होगा, ये सब हमें मालूम चल जाता है। तो यही चीज़ इसमें जैसे हमारा प्रस्तावना है प्रेमबल,
तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हमारे बताता है प्रस्तावना कि इसके अंदर हमारे क्या क्या दिए होंगे, मौलिक अधिकार या मूल कर्तव्य या सरकार के क्या, नागरिकों के क्या हमारे कर्तव्य होंगे, नागरिकों को कौन कौन से अधिकार होंगे जो उसको मिलने चाहिए। ठीक है, इन सब के बारे में हमारा प्रारंभिक परिचय दिया गया है। ठीक है, तो यही हमारी प्रस्तावना है। प्रस्तावना चलिए, हाँ, अब प्रस्तावना में देखते हैं प्रस्तावना में क्या लिखा गया है कि हम भारत के लोग, तो ये आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमने लिखा है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अभी आपको हमने बताया संप्रभुता, संप्रभुता का अर्थ क्या होता है, संपूर्ण प्रभुत्व से संपन्न, मतलब कि वही चीज है तुम्हारा संपूर्ण प्रभुत्व, संप्रभुता, संप्रभुता मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब कि अभी आपको मैंने बताया था इसके बारे में कि क्या हमारा कोई भी कंट्री होती है, वो कंट्री या प्रभुत्व मतलब ये होता है जो हमारी कंट्री है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो भारत की कंट्री जो अपनी नीतियां बनाएगा उन्हीं नीतियों के प्रति फॉलो करेगा, ना कि किसी अदर कंट्री की नीतियों को मानने के लिए बाध्य नहीं है कि वो अपनी नीतियां बनाएगा, उन्हीं नीतियों के प्रति वर्क करेगा और किसी अदर कंट्री की नीतियों के प्रति बाध्य नहीं होता। ठीक है, तो ये बताया गया है। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा कहते हैं समाजवादी। समाजवादी समाजवाद हमारा क्या होता है, समाजवाद, समाजवादी, समाजवादी क्या है, समाजवादी की मतलब जो हमारे राज्य में जो या देश में जो उत्पादन या वितरण होता है उसका जो नियंत्रण होता है वो सरकार करती है। सरकार मतलब कि जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं या उच्च वर्ग के लोग होते हैं उनके प्रति, जैसे राशन, जैसे हम मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं राशन का, तो राशन जो हमारे निम्न वर्ग के लोग होते हैं उनको राशन कुछ एक्स्ट्रा राशन दिया जाता है, उनका कार्ड लगा के बनाया जाता है। तो ये हमारे सरकार के नियंत्रण में होता है कि सरकार समाजवाद मतलब सबको बराबर समझती है कि सबको बराबर, जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं उनको थोड़ा राशन एक्स्ट्रा देती है। तो उसके बारे में मतलब वितरण का और उसका क्या बोलते हैं, उत्पादन और वितरण का निर्णय सरकार के नियंत्रण में होता है। उत्पादन एंड वितरण का सरकार नियंत्रण करती है, सरकार द्वारा नियंत्रण होता है। अब देखिए आगे देखते हैं हम क्या, पंथ निरपेक्ष। आगे वाले क्या है, समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष। समाज के लिए पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष हमारा क्या होता है, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष हमारा क्या होता है कि जैसे कि हमारे राज्य या देश का हमारा कोई भी ऐसा नहीं कि किसी धर्म के प्रति अलग वर्ग करेगा हमारा। ठीक है, तो राज्य के मतलब किसी विशेष धर्म की चर्चा नहीं की गई है हमारे देश में। ठीक है, तो मतलब हमारे राज्य या देश के लिए सारे धर्म बराबर हैं। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है तो उसमें तो ऐसा कुछ नहीं कि पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, मतलब इसी को हम लोग धर्म निरपेक्ष बोल सकते हैं, धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष बोल सकते हैं इसी को। ठीक है, तो इसमें हमारा मतलब राज्य का कोई धर्म, देश का कोई धर्म नहीं होता है कि वो धर्म का मतलब कि वो सबके लिए समान, सभी धर्मों के लिए बात के कार्य समान होते हैं, सभी धर्मों के लिए बराबर होंगे, भारत के कार्य सभी धर्मों के लिए बराबर होंगे, मतलब भारत के कार्य सभी धर्मों के लिए समान, समान मतलब सभी धर्मों के प्रति समान न्याय होता है तुम्हारा। ठीक है, अब आगे हमारा क्या होता है, लोकतंत्र। आगे क्या होता है कि इसके पंथ निरपेक्ष के बाद लोकतंत्र, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब इसका मतलब यहाँ अब हमारे भारतीय संविधान में लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये दोनों वर्ड मिला के लिए गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जो हमारे यहाँ की संविधान में जो शासक व्यवस्था है, शासक का नियम है, तो संविधान में बताया गया है कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य हमारे यहाँ दोनों वर्ड मतलब कि दोनों शासक होते हैं। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, पहले लोकतंत्रात्मक समझते हैं, आगे लोकतंत्रात्मक मतलब ये होता है कि जो हमारे यहाँ का राष्ट्र प्रमुख होता है या शासक होता है
उसको जनता निर्वाचित करती है। जनता निर्वाचित करती मतलब निर्वाचन द्वारा चुना जाता है, और ये निर्वाचित द्वारा चुना जाता है, ठीक है। तथा क्योंकि शासकों का निर्वाचन जनता द्वारा होता है, तो वह शासक जो होता है जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है, ना कि जनता शासक के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो हमारा जो होता है कि निर्वाचन मंडल द्वारा शासक के राष्ट्रभोग का राष्ट्रभोग चुना जाता है, ठीक है। निर्वाचन द्वारा राष्ट्रभोग चुना जाता है, राष्ट्र का चुनाव होता है, ठीक है, चुनाव होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं गणराज्य। गणराज्य हमारा क्या होता है? गणराज्य उसमें गणतंत्र बोल सकते हैं। गणतंत्र हमारा क्या होता है? इसे हम बोल सकते हैं कि गणतंत्र हमारा क्या होता है कि जैसे कि हमारे यहाँ का जो गणतंत्र हमारे यहाँ इस वजह से लोकतंत्रात्मक गणराज्य लिखा गया है, क्योंकि जो हमारे यहाँ शासक व्यवस्था है उसमें से वंशानुगत शासक नहीं होते। जैसे आपका कि आज उसका पिता शासक है, कल उसका पुत्र शासक होगा, ऐसा वंशानुगत शासक नहीं है, ठीक है। तो हमारे लिए मतलब कि अगर एक निश्चित अवधि के लिए शासक राष्ट्रप्रमुख चुना जाता है, एक निश्चित अवधि के लिए शासक चुना जाता है, जनता द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए शासक चुनते हैं, एक निश्चित अवधि के लिए राष्ट्रप्रमुख चुनते हैं, राष्ट्रप्रमुख का चुनाव तथा यहाँ हमारा वंशानुगत राजा नहीं होते हैं, वंशानुगत राजा नहीं होते। तो अब जैसे हम लोग इसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या भारतीय संविधान में तो ये दोनों वर्ड दिए गए हैं कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य मतलब हमारे यहाँ निर्वाचन द्वारा राष्ट्रभोग का चुनाव भी होता है, और वहाँ का राजा जो होता है एक निश्चित अवधि के लिए लोग चुनते हैं, एक निश्चित अवधि के लिए राष्ट्रभोग चुनते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ वंशानुगत राजा नहीं होते। वंशानुगत राजा नहीं होते मतलब जैसे अगर हम ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन लेते हैं, ब्रिटेन में संविधान लेते हैं, तो ब्रिटेन के संविधान में से हमारे वहाँ के संविधान में होता है कि लोकतंत्रात्मक सरकार तो है वहाँ की। लोकतंत्रात्मक मतलब का कि वहाँ की सरकार का निर्वाचन तो होता है, बट वहाँ की सरकार जो है वहाँ की सरकार में से वंशानुगत राजा बनते हैं। वंशानुगत मतलब कि अगर आज उसका पिता राजा है तो उसी का पुत्र कल राजा बनेगा, ठीक है। तो ये वंशानुगत राजा वहाँ के बनते हैं, ठीक। तो ये वहाँ के संविधान में से गणतंत्र तभी गणतंत्र शब्द वहाँ के संविधान में देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मतलब सरकार सामाजिक एवं आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय उनको न्याय दिलाएगी। ये सरकार के प्रति तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय दिलाएगी तथा लोगों को नागरिकों के लिए तथा नागरिकों को विचार प्रकट कर अपने विचार प्रकट कर सकता है अगर कुछ कहना चाहता है। अभिव्यक्ति अपने विचारों के प्रति कुछ कह सकता है किसी से भी, ठीक है। तो वो तुम्हारा, और उसके बाद विश्वास मतलब कि ये कि विश्वास किसी भी धर्म पर विश्वास कर सकता है। तो अगर वो चाहता है कि नहीं मैं सिख धर्म में नहीं हमें हिंदू धर्म को मानना है या सिख धर्म को मानना है, तो उस धर्म को प्रति अपने धर्म के प्रति किसी भी धर्म के प्रति आस्था रख सकता है, अपने धर्म के प्रति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, ठीक है। उसके लिए उसे पूर्ण तरह स्वतंत्र है, ठीक है। अपने धर्म के प्रति कोई अगर किसी भगवान की चाहता है तो आप पूजा कर सकता है, ठीक है। उसके लिए उपवास रख सकता है, उससे भी क्या कहते हैं उसके लिए पूरी तरह वो स्वतंत्र है। तो विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है लोगों को नागरिकों को तथा प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। प्रतिष्ठा मतलब ये होता है कि जैसे आपको किसी भी शिक्षा संस्थान में अगर शिक्षा दी जा रही है तो उसमें से सभी धर्मों के लोगों को बराबर शिक्षा दी जाएगी। ऐसा नहीं कि नहीं आपको जैसे आप सिख धर्म में गए तो अलग बैठाना जाए उनको अलग, तो सबके लिए समान प्रतिष्ठा दी जाएगी। एंड अवसर की क्षमता, अवसर मान लो कोई भी कुछ हो रही है, कोई भी जैसे प्रतियोगिता हो रही है या कोई हो सकते हैं कि कोई खेल कूद हो रहा है जैसे आप कोई भी, ठीक है। तो उस पर से आपको समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। उस पर से ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी किसी धर्म के आधार पर आपको कम दिया जाए, ठीक है। सबको समता मतलब होता है कि समानता, सबको समानता प्राप्त कराने के लिए
सभी में व्यक्ति गरिमा, मतलब सभी में व्यक्ति गरिमा एवं राष्ट्र की एकता के लिए सभी को वर्क करते हैं, वर्क करना चाहिए था। ठीक है, राष्ट्र की एकता, अखंडता, अखंडता वर्ड ये जो है, अखंडता वर्ड इसको बताएंगे आपको कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था। अखंडता, अगर अखंडता हमारा जो वर्ड है, अगर अखंडता को हमारी कोई भंग करता है या कोई भंग करता है तो उसके प्रति आईपीसी धारा 153 के तहत उस पर सुप्रीम कोर्ट केस भी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको सजा भी दे सकता है। ठीक है, तो चलिए और उसके बाद सुनिश्चित करने हेतु बनता बढ़ाने के लिए, मतलब भाईचारा बढ़ाने के लिए, भाईचारा बनता मतलब होता है भाईचारा, भाईचारा बढ़ाने के लिए 10 संकल्पों पर संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 को इतर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी संविधान की प्रस्तावना हो गई। अब देखिए संविधान की प्रस्तावना, चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे इसमें लिखा गया है हमारा कि संविधान सभा की तारीख, मतलब संविधान हमारा बनकर कब तैयार हुआ था, संविधान बना था हमारा, बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949। ठीक है, 1949 को, अगर इससे कुछ साल पहले जाएं, इससे कुछ पहले जाएं, थोड़ा सा पहले जाएं, तो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना का प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष रखा, संविधान सभा के समक्ष रखा, संविधान सभा के समक्ष रखा। ठीक है, तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा के समक्ष जब प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा। हाँ, इसका आपको क्वेश्चन बनता है इसमें से, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान में प्रस्तावना का प्रस्ताव कब रखा गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 13 दिसंबर 1946 को। हाँ, और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान में प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, तो क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा 13 दिसंबर 1946 में। हाँ, और अगर दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होता है कि संविधान सभा में प्रस्तावना का प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो जब पारित या पास हुआ तो प्रस्तावना का प्रस्ताव संविधान सभा ने प्रस्तावना का प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया। ठीक है, मतलब अब इसमें आप सोचते होंगे कि प्रस्तावना का प्रस्ताव मतलब क्या है, तो हमारे, क्योंकि प्रस्तावना तो बाद में आई थी, तो मतलब ये था कि प्रस्तावना, जब जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तावना रखी थी तो इसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने बताया था कि हमारा संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, मतलब किस टाइप से होना चाहिए। ठीक है, कि उसमें हमारे कैसे मौलिक अधिकार या किस टाइप से अधिकार बताया जाए, नागरिकों के प्रति अधिकार या किसी में सबके प्रति, राज्य के प्रति क्या होते हैं, नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या होना चाहिए। ठीक है, किसकी क्या क्षमताएं, किसी की क्या शक्तियाँ, तो ये हमारा जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना में बताया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान इस टाइप से होना चाहिए। ठीक है, तो उसका प्रस्ताव जब संविधान सभा के समक्ष रखा था तो संविधान सभा ने इसी प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया। ठीक है, 42 जनवरी 1947 को पास कर दिया। उसके बाद ये संविधान बनकर हमारा 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आपका।
हाँ, अब आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 42 आप जैसे 42 कॉन्स्टिट्यूशन 42वें संविधान संविधान 42वें संविधान 1976 42वें संविधान संशोधन। आपको देखो, आपको एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 42वें संविधान को ही 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, आप देखते हैं जैसे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हमारी प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़े गए थे। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए। ठीक है, जब जोड़े गए तुम्हारे कौन कौन से शब्द थे? पहला शब्द तुम्हारा क्या था? पंथनिरपेक्ष, दूसरा हमारा क्या था? अखंडता, तीसरा हमारा क्या था? समाजवाद। समाजवादी हो सकते हैं। ठीक है, ये समाजवाद, ये तीनों वर्ड हमारे 42 या 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में ये 3 वर्ड जोड़े गए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर मैक्सिमम उसमें कंपटीशन के एग्जाम में से इससे एक क्वेश्चन आता है तुम्हारा, उस जगह पंथनिरपेक्ष हमारी प्रस्तावना में कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया है या संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो आपको वहाँ ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें 42वें संविधान संशोधन आपको टिक करना होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आगे आप देखते हैं। हाँ, अब सबसे पहले जैसे हमारा हुआ कि 42 हमारा कुछ दिन पहले प्रस्तावना के हमारा क्या हुआ? प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं? कुछ लोगों ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। ठीक है, इसके लिए पहला केस हमारा इनरी वेरी वाली केस हमारा सुप्रीम कोर्ट में गया। इसमें से यही उसका पर्पज था, इनरी वेरू वाली केस। 1960 में ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में। इसका पर्पज या उद्देश्य यही था कि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है या नहीं, प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय लिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया और बताया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा केस हमारा था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये वाला केस हुआ था 1967 में। तो 1967 में जब हमारा केस हुआ तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसका भी उद्देश्य, इस भी केस का उद्देश्य यही था कि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है या नहीं। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो निर्णय दिया था उस निर्णय को बदलते हुए या चेंज करते हुए कहा कि संविधान का भाग प्रस्तावना है। प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा।
कोर्ट ने कहा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है, या बोल सकते हैं प्रेम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रेम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपसे देखो इनरी वैल्यू वाली केस जब 1960 में हुआ तब तक प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग नहीं थी, मतलब कि 1967 तक प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग नहीं थी, वो हमारे संविधान से अलग आती थी। लेकिन जब हमारा 1967 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बनाम मतलब आपको पता होगा, बनाम मतलब ये होता है कि किसी दो, जैसे हम बोल सकते हैं कि भारत बनाम इंग्लैंड का जब मैच होता था तो भारत और इंग्लैंड के बीच का मैच, या उन दोनों के बीच का कोई केस, कोई भी कुछ या कुछ भी, दोनों को जब बीच का कोई संबंध होता है उसको हम लोग बनाम से देखते। जैसे बोलते भारत या पाकिस्तान का मैच होता है, ठीक है, तो उसमें बोलते हैं भारत बनाम पाकिस्तान मैच है हमारा। तो वही हमारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बीच जो हमारा केस हुआ था, तो जब दोबारा से केस 1967 में हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय जो उसने 1960 में इनरी वैल्यू वाले केस में दिया था उसको बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान हमारे प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हो गया, अब इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते तुम्हारे संविधान से कि जैसे बोल सकता है प्रस्तावना हमारे संविधान का अभिन्न अंग कब बना, तो बोल सकते हैं 1967 में, या कब तक अभिन्न अंग नहीं था, तो 1967 में जब वो हमारा इनरी वैल्यू वाला केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय अपना दिया था कि भाग नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, उसमें थे आपके जैसे के एम मुंशी जी थे, के एम मुंशी जी ने कहा था अपना थॉट दिया था कि प्रस्तावना एक राजनीतिक जन्म पत्रिका, प्रस्तावना एक राजनीतिक, मतलब कि प्रस्तावना एक राजनीतिक जन्म पत्रिका है, ठीक है, ये बताया गया। इसके बाद एक थे हमारे सुभाष कश्यप जी ने, उन्होंने कहा था कि अगर संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। चलिए, अब इतना आपका प्रस्तावना में मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते थे हमने आपको बता दिया कि संविधान सभा से जैसे आपका प्रस्तावना पूछेगा, प्रस्तावना या हमारे संविधान का अभिन्न अंग कब बना, तो 1967 में केशवानंद भारती और बनाम केरल राज्य के बीच हुआ। ठीक है, और भी आप पूछेगा, जैसे कोई क्वेश्चन बनते हैं कि हमारे अखंडता, पंथिल पेज और लोक संविधान वर्ड कब जोड़े गए, तो उसमें आप बता सकते हैं कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 के तहत, 77 के तहत। ठीक है, तो अब मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया। आज की थोड़ी सी क्लास आपको बोरिंग लगी होगी, क्योंकि आज इसमें से प्रस्तावना था, जिसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जितने वो बनते थे वो हमने आपको नहीं बता दिए। ठीक है, आएगी नेक्स्ट क्लास जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल शेड्यूल, अनुसूचियाँ या भाग पढ़ेंगे, तो आप उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, और आपको लगेगा कि नहीं, हाँ आप कुछ नया सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ठीक, जय हिंद, जय भारत।